बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इन दिस वीडियो, इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन अबाउट द फार्माकोलॉजी इन थेराप्यूटिक 1 से एक लिया गया टॉपिक दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड सीरीज ऑफ डाइजेस्टिव डिजीजेस। उनमें मैं पहले इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पहली वीडियो उसकी देख सकते हैं। अब इस वीडियो में जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस और इट्स मैनेजमेंट पार्ट 1 विल बी डिस्कस्ड। तो इसमें क्योंकि डाइजेस्टिव डिजीज आर वेरी कॉमन इन द वर्ल्ड और ये दीज आर कमिंग प्रीवेलेंट बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से आप देखें। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है क्या, उनके आगे सब टाइप्स क्या हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की एक टाइप है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आई एम डॉक्टर अब्दुल मालिक, PhD फार्माकोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। इसमें जो है हम देखेंगे, इस वीडियो को आपने फुली तौर पे चेक करना है, देखना है, और इसके साथ साथ आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अब हम देखते हैं कि फर्स्ट 6 पॉइंट विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, सेकंड 6 पार्ट विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। So here is we are talking about ulcerative colitis, inflammatory bowel diseases related to the intestinal area, especially large intestine or colon. So here is the colon. This is the ascending colon. This is the transverse colon. This is the descending colon. This is sigmoid colon, or this is the rectum and the anus. So these are the points major I have explained in this point. So coming to the normal colon is here. You can see the colon with ulcerative colitis. Means there is a ulcer formation and the inflammation of the colitis has happened due to any reason. So IBD is a group of idiopathic chronic intestinal condition. Basically इसकी cause unknown है और ये intestine का basically problem होता है, जिसमें immune जो system है हमारा, normal immunity है, क़ुव्वत मुदाफ़ा जिसे हम कहते हैं, वो उनके खिलाफ हो जाता है। यानी बैक्टीरियल एंटीजन जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, उनमें से कोई ऐसी एंटीजन होती हैं जो हमारे सिस्टम को, हमारी इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़ा को स्टिमुलेट करता है, जिनकी वजह से वो उनको किल करने के लिए जब आते हैं, तो उसके साथ साथ उनको किल करने के साथ साथ ये अपने GIT को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी इन्फ्लेमेशन में डाल देते हैं या उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो दिस इज द मेजर एम ऑफ दिस डिजीज, मेजर मैकेनिज्म ऑफ दिस डिजीज, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है। बेसिकली दिस इज ऑटोइम्यून डिजीज। ये बॉडी के अपने सेल्स जो है अपने ही सेल्स के खिलाफ हो जाते हैं, उसे ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। नाउ कमिंग टू द सब टाइप ऑफ IBD और क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज है, CD हम कहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और UC इसे कहा जाता है। CD कैन अफेक्ट एनी पोर्शन ऑफ GIT फ्रॉम माउथ टू एनस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि CD जो है, क्रोन्स डिजीज जो है, माउथ से एनस तक किसी भी जगह पे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। स्पेसिफिक इसकी प्लेस नहीं है। इन नॉन कंटिन्यूअस फैशन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन, यानी इन्फ्लेमेशन पूरे उनकी विड्थ तक हो सकती है, किसी भी जगह हो सकती है। ट्रांसम्यूरल का मतलब है कि पूरी जो उसकी विड्थ है या साइज है, किसी भी जगह से ऊपर नीचे तक हो सकती है। तो ये डिफरेंस आगे देखेंगे क्रोन्स डिजीज में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, तब आपको ट्रांसम्यूरल का पता चलेगा कि वो म्यूकस सिक्रेशन, सिरोजा और उसमें कहाँ पे ये अफेक्ट करती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस यूजुअली अफेक्ट्स द रेक्टम का पोर्शन प्लस इसके साथ कोलन के पोर्शन जो है वो उसमें शामिल होता है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस से मुराद है कि अल्सर बन जाना कोलन के अंदर। कोलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलन। अल्सर जो है वो म्यूकोजा या सब म्यूकोजा तक कोई नीचे लियन बन जाए, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, उसको हम कहते हैं लियन। इट मे एक्सटेंड कंटिन्यूअसली टू अफेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द कोलन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन लिमिटेड टू द म्यूकोजल लेयर। म्यूकोजा या सब म्यूकोजा, क्योंकि 4 लेयर्स हैं बेसिकली इंटेस्टाइन की। एक हम पहले इनर मोस्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ, जिसको हम कहते हैं म्यूकोजा, सबसे इनर मोस्ट, फिर सब म्यूकोजा, फिर तीसरे नंबर पे मस्कुलरस, क्योंकि मस्कुलर मूवमेंट इनमें होती है, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट होती है, और ओब्लीक भी होती है स्टमक के अंदर, तीसरी जो है मसल भी होता है। इसके बाद जो है चौथे नंबर पे जो आउटर मोस्ट होती है उसे सरोजा कहते हैं, सिरोजा।
तो लिहाजा ये 4 लेयर में से किसको ये डिस्ट्रॉय कर रही है, ये इन्फ्लेमेशन काज कर रही है म्यूकोजल लेयर के, सब म्यूकोजा या म्यूकोजा के, इससे ज्यादा डीपली नहीं जाती। तो ये डिजीज है। जबकि ये जो फैशन इसका है वो ऊपर से नीचे किसी भी लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, जो सिरोजा है, सबको डिस्ट्रॉय कर सकती है सीडी। अब हम नेक्स्ट इसके पोर्शन की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस से मैंने पहले ही क्लियर आपको बता दिया था कि अल्सरेटिव का मतलब है अल्सर फॉर्मेशन। अल्सर की डेफिनेशन पैथोलॉजी में आप देख सकते हैं। और इसके साथ कोलाइटिस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलन, बड़ी आंत को हम कहते हैं कोलन। तो उसका क्योंकि बड़ा लेंथ साइज डायमीटर बड़ा होता है इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जिसका डायमीटर छोटा होगा उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो इस वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अल्सर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और ये बेसिकली आईबीडी की एक डिजीज है और एक क्रोनिक डिजीज है, लाइफ लॉन्ग डिजीज है, यानी खत्म होने वाली नहीं है, इसका क्योर अवेलेबल नहीं है, ये लाइफ टाइम तक चलेगी। अफेक्ट्स ऑन इनर मोस्ट लाइनिंग म्यूकोजा के ऊपर डिस्ट्रक्शन करती है ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन एंड रेक्टम। ये मेजर इसकी डेफिनेशन है जहां पे हम कह सकते हैं कि कहां कहां अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो है इंटेस्टिनल भी इफेक्ट होते हैं, वो आगे बात करेंगे। सिम्टम्स इन्वॉल्व इन्फ्लेम्ड, रेड एंड स्वोलन, बेसिकली होती है इन्फ्लेम्ड क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाता है वहां पे और इंजरी हो जाती है। एंड टाइनी ओपन सोर्स, अल्सर बन जाते हैं फॉर्मिंग ऑन सरफेस ऑफ द लाइनिंग, जो इनर मोस्ट लाइनिंग है उसके अंदर ये बन जाते हैं। फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, यानी बॉडी के अपने सेल्स के खिलाफ हो जाते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल फ्लोरा है वो मौजूद होते हैं जिनकी वजह से एंटीजन वो इंड्यूस करते हैं, बनाते हैं, और जिनकी वजह से इम्यूनिटी हमारी इंड्यूस हो जाती है और उसको किल करने की कोशिश करती है, जिनसे डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इम्यून सिस्टम थिंक्स फूड, ये इम्यून सिस्टम का काम बेसिकली है कि हमारी फूड को लेके आना, उसको खिलाना, गुड गट बैक्टीरिया का जो है एक्टिविटी देना। सेल्स दैट लाइन यूर कोलन आर इंट्रूडर्स, और जो सेल्स हैं लाइन इन द कोलन के अंदर हैं वो इंट्रूडर्स बन जाते हैं। White blood cell that usually protect you cause inflammation and ulcer. White blood cell जिसमें इम्यूनिटी का काम करते हैं। white blood cells में आपको पता है कि lymphocytes, monocytes, B cells, T cells बनते हैं, बेसिकली thymus gland होता है ये बनाते हैं, तो एक्टिवेट भी करते हैं thymus gland, और ये जो है हमारे खिलाफ जब हो जाएंगे तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज करेंगे और अल्सर काज करेंगे। इट इज रिकरेंट डिजीज, और ये दोबारा हो जाने वाली डिजीज है, रिलैप्स भी हो जाते हैं, रिकरेंट भी हो जाती है डिजीज के अंदर। तो लिहाजा इसको समझना है। डिफरेंस बिटवीन आईबीडी एंड आईबीएस में आप गौर करेंगे तो क्या डिफरेंस है, क्यों हमको इसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है और वो इरिटेबल बाउल डिजीज है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है बल्कि उसको आप गौर से देखें। तो अब यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आ गया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में क्लासिफाइड एज डिजीज कहा गया है और ये क्लासिफाइड एज सिंड्रोम, यानी यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ दी मल्टीपल डिजीज या उनके सिम्टम्स होते हैं, तो जिनकी वजह से उन्हें सिंड्रोम कहा जाता है, सेट ऑफ सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। इन्फ्लेमेटरी जो है कंडीशन हो जाती है, इट कैन कॉज हॉस्पिटलाइजेशन एंड नीड ऑफ सर्जरी की जरूरत होती है, इसमें ज्यादा खतरनाक ये वाली डिजीज है। लेकिन नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, इसमें किसी भी जगह ये इरिटेबल बाउल लार्ज इंटेस्टाइन में ये प्रॉब्लम होता है। बेसिकली कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू इंटेस्टाइन्स, डू नॉट कॉज, डज नॉट कॉज, परमानेंट डैमेज नहीं करती। डॉक्टर कैन डायग्नोज विद एग्जामिन एंड इमेजिंग के जरिए ही डायग्नोज कर सकते हैं, यानी इसमें ज्यादा आलात डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, यानी एमआरआई की, सीटी स्कैन की, एक्सरेज की, जबकि एग्जाम एंड इमेजिंग डू नॉट शो क्लिनिकल साइंस ऑफ द सिम्टम्स या डिजीज को नहीं जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा रिस्क फैक्टर फॉर कोलन कैंसर का ज्यादा होता है, इसमें कोलन कैंसर का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा इसमें होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में। व्हाइल हियर इज नो रिस्क for colon cancer, treated with anti-inflammatory drugs or surgery। anti-inflammatory drugs में corticosteroids हैं, बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट हैं, बायोलॉजिक्स हैं। इसके अलावा जो है 5-ASA 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड्स के जो डेरिवेटिव्स हैं वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। डाइट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसमें सिर्फ डाइट से कंट्रोल किया जा सकता है, नॉन स्पेसिफिक ये डिजीज है। तो अब जाते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती क्या है। बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में साफ ज़ाहिर है कि ये हेल्दी कोलन दिखाई गई है, लार्ज इंटेस्टाइन जिन्हें हम कहते हैं। ये क्रोन डिजीज में डिफरेंस बताया हुआ है, क्रोन डिजीज में फिशर्स बन जाते हैं एक तो, और फिस्टोला बन जाते हैं, फैट रैपिंग इनमें हो जाती है, ऊपर देखें यहाँ पे नहीं है फैट रैपिंग,
और मसल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, साइज में मसल बढ़ जाते हैं, उनका साइज विड्थ जो है वो बढ़ जाता है। तो क्योंकि हाइपरट्रॉफी में इंक्रीज साइज ऑफ द सेल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ते हैं इसमें हाइपरट्रॉफी में। और कोबल्स जो है कोबल स्टोन है, अपीयरेंस जो है ये नजर आती है कोबल स्टोन की तरह, यानी उभार से नजर आते हैं ये अंदर से। जबकि यहाँ पे अल्सरेशन विद इन द म्यूकोजा के अंदर अल्सर बन जाते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस। दिस इज क्रोन डिजीज, दिस इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। अब हम जाते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रोन डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स डिजीज में इसमें और में देखते हैं, और ये जो है क्रोन डिजीज बेसिकली अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द जीआईटी। स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ये रेड कलर जहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे भी कहीं पे भी ये कर सकता है, नॉन कंटिन्यूअस होती है, तो कहीं भी यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, डिफरेंट प्लेसेस पे हो सकती है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन। डिसकंटिन्यूअस पैची इन्फ्लेमेशन होती है, डिसकंटिन्यूअस पैची इन्फ्लेमेशन। व्हाइल ट्रांसम्यूरल अफेक्ट्स द फुल थिकनेस ऑफ द बाउल वॉल, अंदरूनी और बैरूनी पूरी वॉल के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। ट्रांसम्यूरल का मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं पे भी कर सकता है। While on the other hand, we see ulcerative colitis affects only large intestine, सिर्फ large intestine involved. Colitis, colon को कह रहे हैं ना basically. Continuous inflammation is there, continuous inflammation रहती है, और ये continuous है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक, ये नहीं कि पैचेस नहीं होंगे कहीं ना कहीं छोटे यहाँ पे जैसे ये नजर आ रहा है। म्यूकोजल एंड सब म्यूकोजल लेयर्स आर अफेक्टेड। इसमें म्यूकोजा या सब म्यूकोजा वाली लेयर डिस्ट्रॉय होती है, डिफरेंस होती है। इसमें होल ऑल थिकनेस बाउल जो है वो इन्वॉल्व होती है। दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्रोन डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले प्रोक्टाइटिस कहते हैं। प्रोक्टाइटिस का मतलब रेक्टम और एनस जो है इसमें इन्वॉल्व होती है, बेसिकली रेक्टम की तरफ इशारा है। प्रोक्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेक्टम और एनस। ये देख लें, ये जो कलर दिखाया गया है ब्लू कलर, ये दिखाया गया। अब यहाँ पे प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस, प्रोक्टो का मतलब वही रेक्टम हो गई, और सिग्मोइडल कोलन जो है एस शेप्ड कोलन, ये लास्ट पोर्शन है जहाँ पे फीसेस जमा होता है, स्टोरेज होती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है दो हिस्सों में। इसको हम प्रोक्टोसिग्मोइडल, सिग्मोइडल कोलन है ना, उसकी फॉर्म को हम कह रहे हैं, एस शेप्ड होती है। इसके बाद डिस्टल कोलाइटिस है, डिस्टल पार्ट ऑफ दी, यानी जो एंड वाला हिस्सा है, ये स्टार्ट वाला है, प्रॉक्सिमल जिसे कहते हैं, ये डिस्टल पोर्शन, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोलाइटिस इन्फ्लेमेशन आती है कोलन। इसके पेनकोलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द होल कोलन, यानी पूरी कोलन के अंदर होगा, पेनकोलाइटिस उसे कहते हैं। बैकवॉश इलियाइटिस, इलियम के अंदर जो है, जो बैकवॉश इलियाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इलियम, थोड़ा सा पोर्शन जो इसके साथ अटैच कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, इनमें प्रॉब्लम आ जाता है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाता है। These are the main 5 types. Next we go toward the identifying IBD based on pain location. Pain location के लिहाज से देखा जाए तो कहाँ कहाँ आइडेंटिफाई करेंगे। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट इसे कहा जाता है, अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करें, दिस इज दी मेजर, यहाँ पे नाफ है, इसके अंदर हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट, लोअर क्वाड्रेंट, इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस के चांसेस ज्यादा होते हैं, इन एरिया में पेन ज्यादा होता है। इसके अलावा राइट अपर क्वाड्रेंट में लीवर होता है, यहाँ पे स्टोमक होता है, ये लीवर में गैस्ट्रोड्यूडेनल क्रोन्स डिजीज है, ये यहाँ पे ज्यादा बनती है। और राइट लोअर क्वाड्रेंट में इलियोकोलाइटिस एंड इलियाइटिस जो है वो ज्यादा बन जाती है इन जगहों पे भी। तो इनको गौर से आपने देखना है, स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे पेन महसूस होगा और इन्फ्लेमेशन होगी। इसके बाद हम ट्रिगरिंग फैक्टर देख लेते हैं, कौन कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग फ्यू ऑफ देम। जो मेजर फैक्टर है वो तो जेनेटिक्स है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर पे हमारे पास स्मोकिंग है, ये भी बहुत खतरनाक है। फिजिकल इनएक्टिविटी है, स्ट्रेस है, इम्बैलेंस इन बाउल एपिथेलियल बैरियर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कोई भी वजह हो सकती है कि ज्यादा इनटेक करने से जो है प्रॉब्लम हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकती हैं, मल्टीपल अदर थिंग्स आर आल्सो देयर। और यहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा भी डिस्टर्ब हो सकता है, ये बहुत ज्यादा है, कॉमन नॉर्मल फ्लोरा। इसके अलावा इन्फेक्शंस के जो चांसेस हैं, सुपर इन्फेक्शन में भी ये बढ़ जाती है आईबीडी। इसके अलावा मेडिकेशन भी कुछ इंड्यूस कर देती है, जैसे सुपर इन्फेक्शन काज करती है, या जीआईटी के ऊपर जो इफेक्ट करती है ड्रग्स, वो आईबीडी भी काज कर सकती है। इसमें क्या प्रोडक्टिविटी आती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्या इनमें सिम्टम्स आते हैं, साइंस एंड सिम्टम। अब्डोमिनल पेन इज मेन सिम्टम, अब्डोमिनल पेन होगा। इसके बाद डायरिया इज आल्सो कॉमन,
ब्लीडिंग इज आल्सो कॉमन फ्रॉम द रेक्टम, जो फीसिस के जरिए ब्लीडिंग हो। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन भी है कि इंटेस्टाइन के अंदर सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होंगे, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन भी काज करती है, यानी इंटेस्टाइन के बहर यानी हमारे आइज के ऊपर इफेक्ट करेगी, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट कर सकती है, रीनल सिस्टम के ऊपर, किडनीज के ऊपर कर सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर कर सकती है, हार्ट के ऊपर कर सकती है, स्किन के ऊपर कर सकती है मैनिफेस्टेशन, बहुत सारे टाइप्स के ऊपर ये बीमारी आगे भी इसके सिम्टम्स ज़ाहिर कर सकती है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये बीमारी सिंपली सिर्फ जीआईटी से रिलेटेड है, बल्कि ये और सिम्टम भी इंड्यूस कर सकती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ बाउल कैंसर भी कर सकती है। दिस इज अगेन वेरी डेंजरस डिजीज, बाउल कैंसर इज आल्सो वेरी डेंजरस, तो इसको भी इंड्यूस कर सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा जो है वो क्या करता है, कैसे होता है, और अगर इसमें डिस्टरबेंस होगी तो रिमिशन होगा या नहीं होगा। रिमिशन से मुराद है कि टेम्परेरी डिमिनिशन ऑफ सिवियरिटी ऑफ द डिजीज और पेन, यानी जो इनके टेम्परेरी तौर पे कुछ ना कुछ डिजीज को कम कर देना, पेन को कम कर देना और नॉर्मलाइज कंडीशन में ले आना, उसको मेंटेनेंस करनी होती है। मेंटेन करते रहेंगे तो डाइट और ड्रग के साथ कंट्रोल में रहेगा। इसमें स्लीप का भी बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और डिप्रेशन, एंजाइटी का भी बड़ा रोल है, आगे जो मैं बात करूंगा। इसमें हेल्दी जो है बैक्टीरियल डाइवर्सिटी है, एंटी टीएनएफ बेसलाइन है यहाँ पे, और मेटाबॉलिक एक्सचेंज प्रॉपरली हो रहा है। ये हेल्दी जो गट है ये दिखाई दी, अंदर से बाहर से जो एक्टिविटी नॉर्मल हो रही है। ये देखें रेडिश कलर की चेंज हो रही है यहाँ पे आईबीडी है, दिस इज आईबीडी, और यहाँ पे हाई मेटाबॉलिक इंटरचेंज SCFA, यहाँ पे है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं सिंथेसिस, ये इसमें बनना जो मेटाबॉलिक में एक्सचेंज इंटरचेंज होते हैं वो सिंथेसिस ज्यादा हो जाती है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। और रिमिशन में ये कोशिश करते हैं कि नॉर्मलाइज इसको रखा जाए, और फिर जो नॉन रिमिशन अगर होगा तो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लो मेटाबॉलिक इंटरचेंज, लो SCFA सिंथेसिस में इसमें कम हो जाती है, जिनकी वजह से रिमिशन जो है वो नहीं होता, उसका आराम नहीं आता, उसे हम रिमिशन कहते हैं, इंडक्शन और रिमिशन। इंडक्शन इंड्यूस करवाते हैं डिजीज, जो ड्रग है वो देती है, इफेक्ट शुरू करती है, उसके साथ रिमिशन इफेक्ट होता है कि वो सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, इसके साथ नॉर्मलाइज में आ जाते हैं, और उसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी जो है वो की जाती है। इसके बाद डायग्नोसिस की हम अगर बात करें, जनरल डायग्नोसिस में एक्सरेज हैं और बेरियम अनीमा है, यानी रेक्टम के थ्रू अनीमा दिया जाता है, NS के थ्रू, ये लिक्विड होता है अनीमा, और वहाँ से हम अंदर दाखिल करके चेक करेंगे, वहाँ पे हमें कलर महसूस होगा, नजर आएगा एरिया के कौन सा एरिया डल है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। इसके अलावा सिग्माइडोस्कोपी है, सिग्माइड कोलन की जो है वो कोलोनोस्कोपी करेंगे, वहाँ से पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई डिजीज है तो सिम्टम्स नजर आ जाएंगे। कोलोनोस्कोपी है, कोलन के अंदर जो है एक स्पेशल डिवाइस होती है, वो एंटर करते हैं जो लाइट देती है, और अंदर से जैसे कि हम अल्सर को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कोलन के थ्रू ये चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बायोप्सीज हैं, कुछ वहाँ से सैंपल लिया जाता है चेक करने के लिए कि आइदर देयर इज कैंसर या कोई और प्रॉब्लम है, उसको चेक करने के लिए इन्फ्लेमेशन को देखा जाता है। अपर एंडोस्कोपी भी हो सकती है, अपर पोर्शन ऑफ दी जो कोलन है उसको भी देखा जा सकता है, लोअर पोर्शन को देखा जा सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पैरासिटिक इन्फेक्शन देखा जा सकता है, डाइवर्टिकुलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन के डाइवर्टिकुलम हो जाता है, वहाँ देखा जाता है। सीलिएक डिजीज जो बच्चों में होती है, कॉमन है, ये अब्जॉर्प्शन इसमें नहीं होती, उसको भी देखा जा सकता है, और कोलन कैंसर को भी देखा जा सकता है, ये है। इसके अलावा CT स्कैन, MRI और मल्टीपल जो है डायग्नोसिस के जो मेथड्स अवेलेबल हैं वो भी इनको इस्तेमाल करके चेक किया जा सकता है। आई थिंक टूल्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ दी IBD के अगर देखें तो एक सबसे पहले नंबर पे है पेशेंट हिस्ट्री लेना जरूरी है, फिजिकल हिस्ट्री कि उनके बैकग्राउंड जेनेटिक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल एग्जामिनेशन देखा जाता है। इसके अलावा लेबोरेटरी टेस्ट्स हैं, जैसे CT स्कैन है, MRI है, और ये कोलोनोस्कोपी जो है लास्ट में दिखाई कि कोलन से एंटर करके हम उसको चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो उससे लाइट से हमें पता चल जाता है। और दिस इज द एरिया वेयर IBD जो है मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और उनको हम चेक कर सकते हैं। Now we have finished the first part of ulcerative colitis and its management. Please watch my video full, and next please subscribe my channel for more updates, and next video will be part 2 for ulcerative colitis.
Thank you very much for your listening, for your attention. God bless you all. Allah Hafiz.